हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात करें क्लास 11th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि हम यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर लिखना सीख रहे थे, यानी कि किसी भी टॉपिक से आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और अगर वो प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो आप उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, ये यहाँ पर हम सीख रहे थे। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपने पढ़ चुके हैं सारे, और यहाँ पर जिन चैप्टर्स को आपने पढ़ लिया है उन्हीं से क्वेश्चन आंसर्स की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की। चलिए, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे थे। ये क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशन में कुछ देख लिए थे। लास्ट सेशन का क्वेश्चन था आपका, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स, यानी कि इस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। पहला है n इज इक्वल टू 4 और दूसरा है आपका ms इज इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि n इज इक्वल टू 4 यानी फोर्थ नंबर की जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे जिनका स्पिन क्वांटम नंबर -12 में जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जितने भी शेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें से दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आपके प्लस हाफ में जिनका एमएस होता है यानी स्पिन क्वांटम नंबर, और दूसरा माइनस हाफ में। ठीक है, आपने पढ़ा है कि एक ही ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं एक ही कक्षक में, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की जो चक्रण होता है वो विपरीत होता है। ठीक है ना, तो टोटल आपके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आधे आपके प्लस हाफ में जाएंगे और आधे माइनस हाफ में जाएंगे। ठीक है, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे समझ लीजिए। तो n इज इक्वल टू 4 के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से आप निकालते हैं, तो 2n स्क्वायर के फॉर्मूले से कितना आ जाता है आपका? 32 आ जाता है। उसका हाफ कर लेंगे तो यहाँ पर 16 आपको पता चल गया कि 16 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका ms का वैल्यू -12 होगा, किसमें? n इज इक्वल टू 4 के लिए। ओके, और दूसरा आपका n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि थर्ड नंबर की शेल है आपकी, और l की वैल्यू 0 किसके लिए होती है? s के लिए होती है। s सब शेल के लिए आपका l का वैल्यू 0 आता है, तो क्या हो गई? 3s की ऑर्बिट हो गई आपकी। ठीक है, 3s की ऑर्बिटल, और s में एक ही ऑर्बिटल आपको पता है पाई जाती है, और उसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो एक का आपका -12 हो गया और एक का +12 हो गया। ठीक है, m की वैल्यू, तो यानी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर? Next question, why do elements in the same group have similar physical and chemical properties? यानी कि एक ही ग्रुप में, वर्ग में जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन, उनमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक समान क्यों होती है? तो ये जो क्लासिफिकेशन है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है, और हमें पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस प्रकार से बनाई गई है कि एक ही वर्ग में आने वाले जो आपके एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, उन सबकी संयोजकता समान होगी, और यानी कि उनके जो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो समान है। और ज्यादातर जो हमारे प्रॉपर्टीज होती हैं, आप केमिकल प्रॉपर्टी या बोलो या फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलो, वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। दैट्स वाई, क्योंकि वैलेंसी सेम हो रहा है, इस वजह से आपके ज्यादातर जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम हो रही है। ठीक है, द एलिमेंट इन अ ग्रुप हैव same valence shell electronic configuration and hence have similar physical and chemical properties. Okay, next question, what does atomic radius and ionic radius really mean to you? यानी कि परमाणु का की त्रिज्या क्या होती है और आयन की त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, तो परमाणु की त्रिज्या क्या है? किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश का जो वो इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की जो दूरी होगी। ठीक है, क्या कहा गया? किसी भी परमाणु में सेंटर पॉइंट क्या है? नाभिक है आपका, न्यूक्लियस जिसे आप कहते हैं, उस नाभिक से लेकर के और कहाँ तक? जो उस पूरे एटम में सबसे बाहर की जो कोश होगी, बाहर का शेल होगा, आउटर मोस्ट शेल जिसे आप कहते हैं, उस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वहां तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, उसको क्या कहा जाएगा? एटॉमिक रेडियस कहा जाएगा। ओके, और वहीं पर आयनिक रेडियस क्या है? जो आयन के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन कैटायंस एंड एनायन, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस इज इन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड आयनिक रेडियस। ओके, तो किसी भी आयन में आपका केटायन और एनायन के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आयनिक रेडियाई कहा जाएगा, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज? नेम अ स्पीशीज दैट विल बी आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स और आयंस। ओके, क्या कहा जा रहा है?
आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या है? सम इलेक्ट्रॉनिक जिसे आप कहते हैं। नेम अ स्पीशीज, एक स्पीशीज का नाम बताना है, किसके लिए? जो आपको यहाँ पर स्पीशीज दी गई है या एटम्स दिए गए हैं, आयंस दिए गए हैं, उनके लिए आपको एक स्पीशीज का नाम बताना है, यानी एक ऐसे एटम और एक ऐसे आयन का नाम बताना है जो इनके साथ में जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं उस वाले एटम या आयन में भी उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो, यहाँ पर फ्लोरीन है, ठीक है, तो फ्लोरीन का निगेटिव बोला, यानी कि फ्लोरीन के पास जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें उसने एक और ग्रहण किया है, तभी उस पर नेगेटिव का एक माइनस का साइन आया है, ठीक है। एफ निगेटिव मतलब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 9 उसके पास पहले से रहते हैं, एक और ले लिया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ठीक है। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन किस किस और स्पीशीज में यानी कि एटम और आयन में हो सकते हैं, तो जिसमें भी होंगे वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे, ठीक है। तो एफ निगेटिव किस में होता है? Na पॉजिटिव में भी आपके 10 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब आप क्या कहते हो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, एक किसी को दे दिया है तो सोडियम पॉजिटिव Na प्लस बनाता है ना, तो फिर वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो वो इसका क्या हो जाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे ये दोनों आपस में, ठीक है। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर दोज स्पीशीज व्हिच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर Na पॉजिटिव विद एफ निगेटिव, Ar के साथ आपका Cl निगेटिव आता है, क्योंकि आर्गन में भी आपके कितने होते हैं? 18 होते हैं। और क्लोरीन निगेटिव का मतलब क्या है? क्लोरीन में 17 है और एक इलेक्ट्रॉन उसने किसी से ले लिया है, तो 18 हो जाएंगे। Mg2+ यानी मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं, मैग्नीशियम के पास 12 रहते हैं, 2 दे दिए तो 10 रह गए, तो Na पॉजिटिव में भी आपके 10 रहते हैं। इसके साथ आपका F निगेटिव भी आ सकता है, रुबीडियम प्लस के लिए आपका Sr2 पॉजिटिव आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ वुड यू एक्सप्लेन द फैक्ट दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बट इट्स सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज हायर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम? क्या कहा जा रहा है कि सोडियम का फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी तो आपका कम है मैग्नीशियम की कंपैरिजन में, लेकिन जब सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो वो हायर होती है, ज्यादा होती है मैग्नीशियम से। क्यों होती है? होता क्या है, जब हम सोडियम और मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो यहाँ पर पहले नॉर्मल जो आप उदासीन अवस्था बोलते हैं वहां पर 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सोडियम का, और मैग्नीशियम का आपका होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन निकालना है बाह्यतम कोश से और कितनी वहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, वही उसी की बात करेंगे। तो 3s1 में 3s में क्योंकि एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना इजी होता है, यानी कम एनर्जी लगेगी। तो जब आप सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, पहला इलेक्ट्रॉन 3s के ऑर्बिटल से, तो वो इजीली आप निकाल लेते हैं कम एनर्जी दे करके, एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। कंपैरिजन हो रहा है ना दोनों का, क्योंकि मैग्नीशियम में 3s में आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक पेयर्ड से आप एक इलेक्ट्रॉन हटाएंगे, वहां पर आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से पहले केस में जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर सोडियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान कम है मैग्नीशियम की तुलना में, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया है? Na पॉजिटिव हो गया है, चूंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, तो अब कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 का हो गया, क्लियर। जबकि Mg पॉजिटिव का क्या हो गया है? Mg ने भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है 3s2 से, हालांकि उसको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, लेकिन इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, डोनेट कर दिया है, तो उसने भी Mg पॉजिटिव बना दिया है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जब हम Na पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो उसके कॉन्फ़िगरेशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है? अब एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसने अष्टक प्राप्त कर लिया है, यानी इनर्ट गैस जो कि नियॉन में जैसे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके भांति कॉन्फ़िगरेशन उसने प्राप्त कर लिया है, यानी वो स्टेबल हो गया, ठीक है। अब किसी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा कठिन होगा, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। जबकि मैग्नीशियम पॉजिटिव में आपका क्या दिख रहा है बच्चे? आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ 3s में दिख रहा है, ये वाला, तो इसको निकालना इजी है, तो इसको इजीली निकाल लेते हैं। जबकि यहाँ से 2p के ऑर्बिटल से आप जब इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहेंगे तो उसके लिए, क्योंकि आपको क्या करना पड़ रहा है, इनर्ट गैस अष्टक उसने प्राप्त कर लिया है, अष्टक से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए क्या हो रहा है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान सोडियम का ज्यादा हो रहा है, हाइयर है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
The increasing order of reactivity among group first element is lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, whereas that of group 17 is fluorine, chlorine, bromine, iodine, explain. ठीक है, यानी क्या कहा जा रहा है, ग्रुप फर्स्ट पहले वर्ग की बात कर रहे हैं, तो वहां पर जब आप वर्ग में नीचे की ओर चलते हैं, यानी लिथियम से सीजियम की तरफ आप चल रहे हैं, तो आपको रिएक्टिविटी बढ़ते हुए दिख रही है, क्रियाशीलता। जबकि ग्रुप 17 में आप ऊपर से नीचे की ओर वर्ग में चलेंगे, यानी कि फ्लोरीन से लेकर आयोडीन की तरफ चलते हैं, तो आपको रिएक्टिविटी कम होते हुए दिख रही है। उसको एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। जबकि वर्ग में आप ऊपर से नीचे चलने पर ज्यादातर जो गुण हैं उनको क्या कहते हैं कि ये समान ही एक ही तरह से बिहेव करते हैं सभी ग्रुप के लिए। लेकिन यहाँ पर दोनों ग्रुप अलग अलग बिहेव क्यों करें, तो इसका कारण क्या है कि लिथियम से सीजियम तक चलने पर आपको क्या दिखता है, आकार बड़े होते हुए दिखता है। क्योंकि आकार बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आपकी कम हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से दूर जा रही है बाह्यतम कोश, तो न्यूक्लियस का प्रभाव कम हो रहा है। प्रभाव कम हो रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी। जहां आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी का मान कम होगा, वहां आपकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो आपने कहा ग्रुप में लिथियम से सीजियम तक चलने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान चूंकि कम हो रहा है, तो रिएक्टिविटी आपकी बढ़ रही है। ठीक है, पहले का रीजन। दूसरा क्या कहा, वेयर एज ग्रुप 17 इज, जबकि ग्रुप 17 में क्या हो रहा है, फ्लोरीन से आयोडीन तक चलने पर सेम वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं, लेकिन अब रिएक्टिविटी कम हो रही है। तो इसका कारण क्या है, क्योंकि वहां पर विद्युत ऋणात्मकता का मान, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मान धीरे धीरे कम होता जाता है, इसी वजह से क्या हो रहा है। और दूसरा क्या है, लिथियम वाले ग्रुप में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन दिखता है बाह्यतम कोश में, तो वो इजीली उस एक को क्या कर देता है, दान कर देता है। जबकि आप ग्रुप 17 की बात करोगे तो उसमें बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हैं ना, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, वो 7 को डोनेट नहीं कर सकता है। यहाँ पर फ्लोरीन की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। इस वजह से आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है, जब आप वर्ग में नीचे की ओर चल रहे हैं। स्टेट द क्वेश्चन है, स्टेट द मॉडर्न पीरियडिक लॉ। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या है, यानी आधुनिक आवर्त नियम क्या है, उसको बताना है। तो आधुनिक आवर्त नियम आपका कहता है कि किसी भी तत्व में जो उसके गुणधर्म होते हैं वो उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक में क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में अगर हम तत्वों को अरेंज करें तो हमें एक समय के बाद आवर्तिता देखने को मिलती है। यानी कि एक समय का मतलब क्या है कि कुछ अंतराल में, जैसे कि आपने कुछ तत्व लगाए, उनके बाद जो आपका नेक्स्ट तत्व आता है उसमें और पहले वाले में आपको सेम वैलेंसी देखने को मिलती है, और इसी आधार पर हमने वर्ग और आवर्तों में उनको विभाजित किया था। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर अ पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक लॉ यानी आधुनिक आवर्त नियम कहता है कि किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? आयनन एंथैल्पी भी जिसे कहते हैं उसको समझाइए। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड। ये क्या कहा जा रहा है? किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के लिए उसके ग्राउंड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट नहीं होनी चाहिए, यानी ग्राउंड स्टेट में उस उस एटम के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी कहा जाता है। ओके, चलिए नोट करेंगे। तो ये आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है, जो कि हमने क्या कहा, बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ रही है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। गैसीय अवस्था में किसी तत्व के एक उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी जाने वाली ऊर्जा को आयनन एंथैल्पी कहते हैं। ओके, इसमें दो तीन चीजें आपको क्लियर करनी होती हैं। जैसे हम किसी एटम की बात कर रहे हैं, तो एटम में आपका ये नाभिक हो गया सपोज, ये पहली कोश है, ये दूसरी कोश है, ये आपकी तीसरी कोश है सपोज। ठीक है, तीन कोश है इस एटम में। नाभिक आपका कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ये तो आपको पता ही है। पहली कक्षा में आपके आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में आपके आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, सपोज तीसरी में आपका एक ही इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको क्या देनी है? ऊर्जा देनी है। क्यों ऊर्जा देनी है? क्योंकि इस पर नाभिक का प्रभाव है ना। अब नाभिक आपका पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिवली चार्ज है, ये पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स काम करता है, जो जो इलेक्ट्रॉन को बांधे रखता है नाभिक से उसकी शेल में। ठीक है ना, तो वो नाभिक का प्रभाव है वहां पर। उस नाभिक के प्रभाव को कम करने के लिए, तो इस नाभिक के प्रभाव को कम करने के लिए आपको इसके विपरीत एक आकर्षण का एक बल आपको लगाना पड़ेगा, या ऊर्जा आपको उतनी देनी पड़ेगी। ठीक है, यही आप कहते हैं। तो वो जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट है, जो वहां पर यहाँ पर आकर्षण बल को तोड़ने का काम करेगी, उसी ऊर्जा को आप क्या कह रहे हैं बच्चे? आयनाइजेशन एंथैल्पी कह रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर एक्चुअली होता क्या है, जब आप आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, जैसे इस वाले एटम में आपके 3 कोश हैं,
जैसे इस वाले एटम में आपके 3 कोश है, ठीक है, तो ये 3 कोश और एक और मैं कोई परमाणु बना लेती हूं जिसके आपके कितने कोश हो गए, 4 कोश हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे, या फिर कोई और एटम है जिसमें आपके 5 कोश आ रहे हैं, तो बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक से कहाँ चला गया है, अब दूर चला गया है, तो आप कह सकते हो कि नाभिक का प्रभाव वहां पर क्या हो गया है, थोड़ा कम हो गया है इसके कंपैरिजन में। अगर ये ए एटम है आपका और ये बी एटम है, तो बी का आकार बढ़ने से बाह्यतम कोश दूर चली गई, बाह्यतम कोश दूर चले गई, तो ए के कंपैरिजन में बी पर नाभिक का प्रभाव कम हो जाएगा उस बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पे। अब इस वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ेगी वो इस ए के कंपैरिजन में क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, क्योंकि बी का आकार बढ़ गया है, इलेक्ट्रॉन आपका दूर चला गया है नाभिक से, तो जो आकर्षण का बल था प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में वो थोड़ा कम हो गया है। तो अब इजीली या कम ऊर्जा दे करके आप इलेक्ट्रॉन को वहां से बाहर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं, तो ए की तुलना में बी को ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, तो ए का आपका आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यानी इससे क्या समझ में आता है कि आकार के बढ़ने से, ठीक है, आकार के बढ़ने से आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। या आप क्या बोलेंगे कि आकार के घटने से आकार छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान बढ़ रहा है, ठीक है। बस इतना इसमें आपको समझना है, जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल। ठीक है, क्या कारण है कि आपको जो आवर्ती फलन आप कह रहे हैं या आवर्धिता कह रहे हैं वो आपको तत्वों में देखने को मिल रही है पीरियोडिक टेबल के अंदर। एक्सप्लेन विद 2 एग्जांपल, आपको 2 उदाहरण भी इसके देने हैं। तो आवर्धिता उनकी सिमिलर जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसमें समानता आपको कुछ तत्वों के अंतराल के बाद देखने को मिल रही है, और इसी कारण से क्योंकि संयोजकता वहां पर समान हो रही है तो आप क्या कह रहे हैं कि ग्रुप की प्रॉपर्टीज और वो आवर्धिता जो है वो उसके कारण देखने को मिल रही है। ठीक है, एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज is the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular interval। ठीक है, कुछ फिक्स अंतराल के बाद, ठीक है, एक निश्चित अंतराल के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, तत्वों का वो सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल रहा है जिसके कारण उनमें क्या है, आवर्धिता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट दैट इज एल्कली मेटल्स, ठीक है, फर्स्ट ए जो है एल्कली मेटल्स का, हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज NS1। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो आपके क्या है ग्रुप फर्स्ट ए में जो पहला तत्व है आपका एल्कली मेटल्स का, उनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या समझ रहे हैं, यानी जो सबसे बाह्यतम कोश है उसमें सबके NS1 वाली ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगी और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहाँ पर अगर हम फर्स्ट ए की बात करें तो जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब की बात करते हैं तो इन सब में कोशों की संख्या अलग अलग हो सकती है लेकिन सबके बाह्यतम कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम की बात करें तो 3 उसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 3 एटॉमिक नंबर के लिए अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देते हैं तो 2 और 1 का आता है। ठीक है, 1s2 2s1। ओके, तो यहाँ पर NS1 कहा गया है तो N की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्योंकि कोशों की संख्या अलग अलग हो रही है, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो रहा है। दूसरा, सोडियम की बात करते हैं, लिथियम में आपकी 2 शेल थी, सोडियम में आपकी 3 शेल आ जाती है, तो 3 कोशों के लिए पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में आपके 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं और तीसरे कोश में आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो उसके लिए आपका फिर से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है वो NS1 टाइप का यानी 3s1 हो जाता है। समझ गए, तो इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर सेम दिख रहा है, वेयर N रेफर टू द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट
प्रिंसिपल शेल, ओके, जहां पर n का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ शेल वहां पर कितनी है। इन अ सिमिलर मैनर ऑल द हेलोजन दैट इज एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7th A have similar other electronic configuration that is ns2 np5 and hence possess similar properties, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे आपने फर्स्ट ए का एग्जांपल देखा, तो 7th A ग्रुप जो है आपका हेलोजन फैमिली जिसे आप कहते हैं, पूरे वर्ग में सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आउटरमोस्ट शेल सेम होता है। वहां पर 7 इलेक्ट्रॉन सब में देखने को मिलते हैं बाह्यतम कोश में, जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 np5 टाइप का हो जाता है। हेंस पॉजेस सिमिलर प्रॉपर्टी, इसीलिए सभी जो वर्ग में आपके तत्व है उनमें एक जैसे गुण देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो आप ये पूरा पीरियडिसिटी आपको समझ में आ गई कि आवर्धिता किस प्रकार से देखने को मिल रही है गुणों में और तत्वों में, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, कुछ निश्चित अंतराल के बाद तत्वों में वैलेंसी समान हो रही है, या आप क्या कह सकते हैं आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान हो रहा है। इसी की वजह से ज्यादा स्तर प्रॉपर्टीज क्या डिटरमाइन होती हैं, इसी वजह से आप क्या कह रहे हैं कि आवर्धिता देखने को मिल रही है। ओके, चलिए नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन द टर्म आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, हाउ डज इट वेरी अलोंग अ पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है और ये कैसे वेरी करती है, यानी कैसे चेंज होती है, या इस पर किस प्रकार से प्रभाव आपको देखने को पड़ेगा पीरियड में यानी आवर्त में, और ग्रुप में यानी कि वर्ग में, ठीक है। यानी वर्ग में और आवर्त में आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी किस तरीके से बदल रही है या फिर सेम रह रही है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमने पहले पढ़ा है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड gaseous atom so as to convert it into a gaseous cation is called its ionization enthalpy or energy. It is represented by delta IH. Okay, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी या एनर्जी सेम ही होता है आपका, ओवरऑल ऊर्जा का मान बताना है। किसी भी उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जो कि लूजली बॉन्डेड होगा उसको निकालने पर वो क्या बन जाएगा, कैटायन फॉर्म करेगा। तो उस कैटायन को बनाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसी को आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। इसको डेल्टा आई एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर आपको एक रिएक्शन भी दी गई है, जहाँ पर आपके पास एक एटम था, सपोज गैसियस एटम में, उसको आपने एनर्जी दी डेल्टा आई एच, और इसके बाद ये क्या हो गया, उसने M प्लस यानी कि पॉजिटिव आपका एक या केटायन आपका फॉर्म कर दिया है, और ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, यहाँ से बाहर निकल गया। ओके, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड, एक पीरियड में यानी आवर्त में अगर आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको क्या दिखता है, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर आप बाएं से दाएं किसी आवर्त में चलते हैं, द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस विद एटॉमिक नंबर। चूंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगी, तो उसी नंबर ऑफ शेल्स अगर नहीं भी बढ़ती हैं तो आपका एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से क्या होगा, वहां पर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान भी धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। वेरिएशन विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो आपको क्या दिखता है, द आयनाइजेशन एंथैल्पी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग रेगुलरली एज वी मूव डाउन अ ग्रुप फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान आपका ग्रुप में नीचे की ओर चलने पर रेगुलरली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आकार बढ़ता जाता है वर्ग में, जब आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं तो फिर आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं कुछ इम्पोर्टेंट, आपको ये अच्छे से रिवाइज करने हैं। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।